नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। स्वागत है नए वर्ष में। 2023 तमाम खट्टे-मीठे अनुभवों के साथ बीत गया। अब हम प्रवेश किए हैं 2024 में और उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की जो खट्टी-तीखी यादें हैं, हम उनसे आगे हट कर के आगे की तरफ बढ़ें। 2024 में शांति और सद्भाव के रास्ते पर बढ़ें, मोहब्बत के रास्ते पर बढ़ें, प्रेम के रास्ते पर बढ़ें, समृद्धि के रास्ते पर बढ़ें, समता के रास्ते पर बढ़ें। हमारे साथ आज नए वर्ष का स्वागत करने के लिए हैं राकेश बेदा जी। राकेश बेदा जी वरिष्ठ रंगकर्मी है और सबसे बड़ी चीज कि भारतीय जननाट्य संघ इप्टा इप्टा के आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इप्टा की अपने आप में गौरवशाली परंपरा है और शांति सद्भाव के लिए, सांस्कृतिक धर्मिता के लिए, रंगकर्म के लिए अपने आप में ख्यातिलब्ध है। इसका एक शानदार इतिहास रहा है और देश के सांस्कृतिक आंदोलन में इसकी एक महती भूमिका रही है और इसकी भूमिका अभी भी पिछले दिनों ये जब नफरत की आग लगी हुई थी पूरे देश में, तो इन लोगों ने ढाई आखर प्रेम का ये यात्रा निकाली और वह यात्रा अभी भी सतत लगातार चल रही है और उसने देश में प्रेम पैदा करने में कितनी भूमिका निभाई है, अगर तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा, हम सारे लोगों के ऊपर निर्भर करेगा, उसका आकलन तो लोग करेंगे, लेकिन इनका प्रयास जारी है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। तो हम चाहेंगे कॉमरेड राकेश बेदा जी से कि आने वाले साल में हम प्रेम की के पथ पर किस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं, बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे और देश में हमारी क्या भूमिका होगी, इस पर एक विस्तार से प्रकाश डालें और आने वाले वर्ष का आप कैसे स्वागत कर रहे हैं राकेश बेदा जी? जी। जी, नमस्कार। धन्यवाद भाई आनंद जी। आपने आज मुझे यहाँ दोबारा बहुजन संवाद में दोबारा क्या कई बार आप मुझे आमंत्रित कर चुके हैं और खासतौर से नए साल में आप संभावनाओं के साल में और बहुत सारी चिंताओं के साल में, दुश्चिंताओं के साल में और बहुत सारी अनिश्चितताओं के साल में और आप उनको उनके निहितार्थ समझ रहे हैं और दर्शक भी उसको समझ रहे हैं कि हम इस नए वर्ष में बहुत सारी इस तरह की परिस्थितियों के बीच में प्रवेश कर रहे हैं और जाहिर है कि ये पिछला लगभग 10 साल यानी एक दशक अब उस तथाकथित राजनीति और जिसको मैं कहता हूं कि वो एक सांस्कृतिक उसकी उपज है, सांस्कृतिक चिंतन की उपज है जो राजनीति जो इस देश को पीछे की ओर ले जाने वाली संस्कृति रही है हमेशा से, आज से नहीं बहुत पहले से रही है और अतीत जीवी जो संस्कृति है, जो एक तरह से मिथक को इतिहास के रूप में प्रस्तुत करके गड्ढमड करने की जो संस्कृति है, जो इतिहास को विकृत करने की जो संस्कृति है, जो संविधान की जगह अपने ही तरीके की मनुस्मृति के को संविधान मानने वाली जो संस्कृति है, तो उसके बरक्स जो दूसरी समानांतर धाराएं हैं और वो आज से नहीं है, जब संविधान नहीं था और जब कुछ भी नहीं था 2500 साल पहले जब बुद्ध आए थे तब भी इस तरह की संस्कृति आक्रामक थी। बुद्ध ने अपने तरीके से उसका उत्तर दिया था। बाद में और बहुत सारे लोगों ने, जब ये पहली बार नहीं हुआ है कि धर्म जो है वो पाखंड में बदला है और इस देश में कई बार इस तरह की जद्दोजहद हुई है। बुद्ध के समय हुई, बाद में जो सूफी संत हुए, जो भक्ति आंदोलन हुआ और जिस बनारस शहर से आप
आते हैं, उसी बनारस शहर में कबीर, रैदास और वहीं के करीब बुद्ध भी हैं। तो कबीर, रैदास और उसका एक बड़ी बड़ा सिलसिला है, और जो आगे तक जाता है नज़ीर अकबराबादी से लेकर के, गालिब से लेकर के, और बहुत आगे तक तो बहुत सारे और लेखकों, कवियों तक जाता है। तो वो एक सिलसिला है दूसरी संस्कृति का। और जो जिसके बीच में ज्योतिबा फुले हैं, अम्बेडकर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से, पेरियार हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से संस्कृति को परिभाषित। अब आज जो अतीतगामी, जो ओंगापंथी पुरोहितवादी जो संस्कृति है, वो फिर अपने उभार पर है, और उसके उत्तर में उसका उत्तर हमें अपने इतिहास में ही मिलता है। जब हम देखते हैं तो हमें कहीं अलग से उसका उत्तर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका उत्तर हमें बुद्ध में मिलता है, उसका उत्तर हमको फुले में मिलता है, उसका उत्तर हमको कबीर में मिलता है, रैदास में मिलता है, और बसवन्ना में मिलता है, बहुत सारे दक्षिण के भी पेरियार में मिलता है, उस तरह के तमाम लोगों में मिलता है। और अगर निकट अतीत में जाए, अपने इतिहास में जाए, तो उसका उत्तर हमें उस सांस्कृतिक धरोहर में भी मिलता है जिसे हम प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन कहते हैं, जो 1936 में प्रेमचंद की सदारत में सज्जाद जहीर, डॉक्टर रशीद जहां और फैज अहमद फैज और दूसरे लोगों की अगुवाई में शुरू हुआ। तो उसके सूत्र हमको यहाँ बाद में भी मिलते हैं, जो बाद में इस्पाल के माध्यम से, इंसानी के माध्यम से होता हुआ कैफी आजमी, और उस तरह के अनगिनत लोग हैं, मैं गिनाते चला जाऊं, और पूरे देश भर में फैले हुए लोग हैं। और बाद में जो इप्टा प्रगतिशील लेखक संघ, और उसके बाद में इप्टा के रूप में हमारे सामने आता है, भारतीय जननाट्य संघ के रूप में हमारे सामने आता है। अब देखने की बात है कि वो दौर है जब 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ बनता है। 1943 में जब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा बनता है। तो ये वो दौर है जो दो अ, धरातल पे संस्कृति एक आघात झेल रही है। एक तो साम्राज्यवाद एक तरफ है, दूसरी तरफ दुनिया में फासीवाद अपना सिर उठा रहा है, और जिसकी आहटें कमोबेश हमारे देश में भी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में भी जाकर के मुसोलिनी से मिल करके उसी दौर के आसपास, उससे थोड़ा पहले आकर के आए थे, और उस संस्कृति को यहाँ उसका बीजारोपण कर रहे थे, जो आज बड़े आकार में दिख रहा है। तो वो भी हमारे सामने अपना वो बना रही थी, और उससे टकराने के लिए सांस्कृतिक स्तर पर जो पहला काम, जैसे जब चूंकि प्रगतिशील लेखक संघ ने लेखन के स्तर पे यथार्थ को, प्रेमचंद जो है वो जो लेखन एक तरीके से राज प्रसादों की ओर था, उसका उन्होंने मुंह जो है वो पगडंडियों की ओर मोड़ दिया, और वो गांव के किसान, दलित, महिलाओं और उनकी व्यथा कथा कहने लगे, और उनकी तमाम कहानियां आप सब परिचित हैं उनसे, कहानियों से लेकर के गोदान तक, और रंगभूमि से लेकर के, और उनके तमाम उपन्यास उसके साक्ष्य। तो एक तरफ तो वो प्रेमचंद का अवदान था। उसके आगे बढ़कर के फिर जो शायरी के स्तर पर जो जो परंपरा थी, वो फैज से, कैफी से, साहिर उद्यानवी से, और अली सरदार जाफरी से होती हुई, फिर वो कवियों में निराला से होती हुई, और दूसरे तमाम प्रगतिशील नागार्जुन और बहुत सारे लोगों की लंबी विस्तृत परंपरा है, वहां से चलती हुई आती है। और थिएटर के स्तर पर पहली बार थिएटर को एक जिसे हम यथार्थ कहते हैं, जिसे हम रियलिटी कहते हैं, उस रियलिटी को थिएटर के साथ जोड़कर पीपल्स थिएटर, यानी जनता के रंगमंच के रूप में पहली बार इप्टा ने परिभाषित करना शुरू किया। और उसमें एक साथ दो काम हुए, इसलिए कि आज जब हम लोग जब अब इप्टा के लोग यात्रा में हैं ढाई आखर प्रेम की, जिसका आपने जिक्र किया, तो ये एक नई यात्रा नहीं है कि हम लोगों ने कोई नए नए प्रकार की खोज की।
दरअसल इप्टा का जन्म ही यात्रा से हुआ, क्योंकि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, 42-43, यानी अकाल पड़ा नहीं था, वो एक तरह से साम्राज्यवादियों के द्वारा पोषित अकाल था, यानी गोदाम भरे हुए थे लेकिन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, चावल नहीं मिल रहा था। तो उस समय बंगाल के जो कलाकार थे वो ये भी कर सकते थे कि खाली एक रेजोल्यूशन पास करते कि भाई जो भूखे लोग हैं उनको कोई अनाज दिया जाए, उनको कुछ सुविधा दी जाए, लेकिन वो मैदान में निकले, और सिर्फ बंगाल में नहीं निकले, बंगाल से बाहर निकले। नवान्न नाटक लेकर के विजयन भट्टाचार्य जो महाश्वेता देवी के पति थे, उन्होंने उसको तैयार किया, और बहुत सारे लोग, विनय राय ने एक दूसरे तरह के नाटक तैयार किए, और तमाम सारे नाटकों को लेकर के आपके जौनपुर से वामिक जौनपुरी वहां गए, वहां रहे, देखी उनकी हालत, देखी अकाल पीड़ितों की, जो लोग जिस तरह की भूखा है बंगाल, और पूरे देश भर में वो गाया गया, और कलाकार पूरे देश भर में निकले। यानी ये नहीं कि बंगाल में, पंजाब में निकले, बंगाल की कथा को कहते हुए सुदूर दक्षिण तक गए, और लाखों रुपए उस समय और बहुत सारा सामान उनकी मदद के लिए कलाकारों ने पहुंचाया। तो वहां से इस एक तरह से यात्रा की शुरुआत। अब जब दोबारा इप्टा का पुनर्गठन हुआ तो 1985 में, क्योंकि बीच में बहुत सारा बिखराव है, मैं उसके बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे ही इप्टा का पुनर्गठन 1985 में हुआ, तो 87 में पंजाब जब आतंकवाद से जूझ रहा था, तो हम लोगों ने सबसे पहले कैफी आजमी के नेतृत्व में पंजाब में एक सद्भाव की यात्रा। उस समय जब गोलियां चल रही थी पंजाब में, तो तब हम लोगों ने पंजाब की यात्रा से इसकी शुरुआत। फिर 89 में लखनऊ से अयोध्या तक की एक सामुदायिक सद्भाव की यात्रा की। फिर आपके बनारस में ही जिस रास्ते पर कबीर बनारस से मगहर गए थे, क्योंकि कहा जाता था कि बनारस में मरने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर पर मरने पर आदमी नरक में जाता है या गधा बनता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मगहर जाके मरूंगा। तो जिस तरह आपके बनारस शहर के ही एक साथी थे, उन्होंने उस रास्ते की तलाश की, और हमने उसको नामकरण किया पदचीन कबीर, यानी उसके पद चिन्हों पे चलते हुए पदचीन कबीर, और उस पूरे रास्ते को खंगालते हुए गांव गांव कस्बों कस्बों हम लोग मगहर तक पहुंचे। उसमें भी कैफी आजमी और शौकत आपा हमारा नेतृत्व कर रहे थे, मुद्रा राक्षस थे, रूपिका वर्मा थी, और बहुत सारे लोग थे, बड़े लेखक कलाकार, और बनारस के भी बहुत सारे लोग। उस समय आप लोग बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। तो वो यात्रा की। फिर 95 में हम लोगों ने पहचान नजीर आगरा से दिल्ली तक नजीर अकबर आबादी की यात्रा की, के नाम पर की, और उसको हम आगरा से दिल्ली तक, और उसके बाद बहुत सारी यात्राएं हैं जो 2010 11-12 तक कई कई टुकड़ों में 3-3 4-4 दिन की, बहुत सारे नामों से, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, बहुत सारे नामों से वो यात्राएं होती। इसके बाद ये हुआ कि लेकिन ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश केंद्रित। फिर हम लोगों ने फैसला किया इप्टा के इसको थोड़ा विस्तार दिया जाए। तो 2022 में 5 राज्यों में, वो पहले हिंदी प्रदेश के राज्यों ने एक अपना संयुक्त रूप से, कि वो लगातार चलने वाली यात्रा वो शुरू हुई, और 9 अप्रैल को राहुल सांकृत्यायन के जन्मदिन से 9 अप्रैल 2022 में आजादी के 75वें साल में वो यात्रा रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुई, और छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश में इंदौर में उस 22 मई को उसका समापन। अब इस पूरे रास्ते में हम उन तमाम सांस्कृतिक महत्व के स्थलों पर, कबीर के स्थल पर फोन कर हम इसमें सुनना। तो हाँ, आवाज आ रही है? तो जी जी हेलो। जी, आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, तो आप उन बोलते तमाम जाइए। स्थलों पर जो जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के स्थल थे, उनके जन्म स्थान थे, या कोई स्वतंत्रता संग्राम के स्थल थे, तो उन सारे स्थलों पर जाकर के हम लोग वहां से एक कलश हमने रखा था, साझी शहादत, साझी विरासत का, और उसमें वहां से हम मिट्टी लेकर के
और फिर उसके बाद में हमने उसको तमाम जगह वृक्षारोपण किया है और अभी भी उसको करते जा रहे हैं। तो इस तरह से वो यात्रा हमने 2022 में की। फिर अ, इक्टा की राष्ट्रीय सम्मेलन ने डाल्टनगंज में मार्च 2023 में ये फैसला किया कि अब हम इस यात्रा को अखिल भारतीय स्तर पर करेंगे और 22 राज्यों में 28 सितंबर को ये यात्रा अलवर राजस्थान से शुरू हुई और अभी लगातार चल रही है। अभी तक हम लोग राजस्थान, केरल, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा, जम्मू, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस वक्त ये यात्रा चल रही है और आसाम में भी 1-2 पड़ाव इसके हो चुके हैं और अभी वहां पर भी होने बाकी है। और इस तरह से ये यात्रा और अन्य राज्यों में इसके बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर दिल्ली में इसका समापन हुआ। तो ये यात्रा एक तरह से सिलसिला है कि जो प्रेम, ढाई आखर प्रेम से ही ये अपने आप में स्पष्ट है कि हम क्या कहना चाहते हैं और उसके आगे बहुत बात कहने की जगह हम लोगों ने ये भी किया कि इस बार हमने अपनी यात्रा को गांव केंद्रित किया। शहरों में गए हैं लेकिन कम गए हैं, गांव में ज्यादा गए हैं और ऐसे सांस्कृतिक स्थलों की खासतौर से पहचान और पड़ताल की है जो संस्कृति के सांस्कृतिक विविधता के केंद्र है। तो उनको रेखांकित करने के लिए हम लोग गए। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में एक जो पूरी एक सांस्कृतिक एक उसकी अ, अ, बड़ी वो है, भूमिका है। तो हमने बुंदेलखंड को उसके लिए चुनाव किया उसका जालौन में और बुंदेलखंड में हमने एक ऐसे गांव को कम से कम इस यात्रा का हासिल ये है कि एक महेशपुरा गांव है वहाँ जालौन जनपद में, जहाँ अब एक समय में राहुल सांकृत्याय ने जाकर के वहाँ के संस्कृत स्कॉलर से शिक्षा ली थी और फिर वहाँ एक संस्कृत विद्यालय स्थापित। अब हमारी कोशिश है कि उस जगह को, वो अभी टूटा फूटा जर्जर हालत में पड़ा है, गांव के लोग, तमाम प्रधान वगैरह, वो गांव के लोगों ने बहुत वहाँ स्वागत सत्कार किया और हमारी कोशिश है कि उसको एक स्मारक के रूप में बदला जाए। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी आप भी वहां जाइए। तो ये इस यात्रा में हम ऐसी जगहों को भी चिन्हित करने का काम कर रहे हैं कि जिनको हम राष्ट्रीय स्तर पर उसको रेखांकित कर पाए कि हम इस देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी अनछुई पड़ी हैं, उन संस्कृतियों को भी पड़ताल करें। और हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम सिर्फ अपनी बात ही ना कहें, क्योंकि प्रेम की बात सिर्फ कही नहीं जाती कि आप खाली कोई गीत गा दिए प्रेम का या कुछ वो कर दिए। इसको आप साथ बैठ करके लोगों के, वो कैसे खाते पीते हैं, उन्हीं के साथ खाना बन रहा है तो बैठते हैं, उनके साथ साझा करते हैं बहुत सारी चीजें। तो साझापन को हमने बढ़ाने का भी इसमें प्रयास किया है कि हम वहाँ रुकें और उन्हीं के अंदाज में जैसा वो खिलाएंगे वैसे ही खाएंगे। बहुत जगह बहुत अच्छा हमको खाने पीने को मिला है, कई जगह बहुत सामान्य मिला है, कई जगह बहुत अच्छे इंतजाम गांव वालों ने किए हैं, कई जगह बहुत सामान्य कर पाए। तो जहां जैसा जो था, अब जैसे अब ये फर्क भी हमको समझ में आ रहा है इस यात्रा में कि बिहार के गांव में, चंपारण में हम लोग गए। तो चंपारण में जसौली पट्टी, उस गांव में जहाँ आज से 100 साल पहले गांधी पहली बार, जहाँ से गांधी के महात्मा बनने की शुरुआत जहाँ से होती है, उस गांव में जाना और वहां की स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव है, लेकिन अभी बहुत उस तरह के बदलाव नहीं है जैसे कि पंजाब के गांव। अब पंजाब के गांव में जब हम खटकर कला, जो भगत सिंह के पूर्वजों का गांव है, तो वहां जब ले जाए गए, यहाँ तो बिहार के गांव में कई जगह गांव में एक ऐसे ही कहीं बरामदे में घेर करके वहां हम लोग को नीचे बिस्तर डाल के सोना पड़ा और स्कूलों में सोना पड़ा जहाँ 1-2 बाथरूम है और 50 आदमी को सुबह तैयार होना है। और लेकिन जब हम पंजाब गए तो पंजाब में जो दोआब का क्षेत्र है, खटकर कला जो गांव जो भगत सिंह का है, उसका नजारा बिल्कुल फर्क। क्योंकि जहां पहले रात को जब हमें ले जाया गया
तो पता लगा कि हमने सोचा, बताया गया था कि किसी स्कूल में इंतजाम है, तो पता लगा कि एक कोठी के अंदर हमको ले जाया गया और वहाँ 50-60 कमरों की कोठी है, रहता कोई नहीं। और ये इसमें कैसे? और सारे कमरे जो है वो होटल की तरह सुसज्जित है, बाथरूम अटैच्ड है, सारा बहुत सुंदर कोठी बनी हुई है 3 मंजिला, और कोई केयर टेकर रहता है। सामने ही गुरुद्वारा है, सवेरे-सवेरे वहाँ से ही नाश्ता आ गया, खाने को रात को आ गया, और ये 50-60 कमरों में कोई रहता नहीं, तो कौन रिश्ता है? तो पता लगता है कि इसके मालिक तो कनाडा में रहते हैं, साल 2 साल में अपने कुछ लोग वहाँ आते हैं घूमने-घामने, यहाँ केयर टेकर है वो खाली रहता है, और कोई इनके मित्र-वित्र लोग इस तरह से आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसी यहाँ 1-2 कोठियाँ नहीं है, ऐसी यहाँ तमाम कोठियाँ हैं। तो अब ये पंजाब का नज़ारा अलग है। पंजाब में जो मज़दूर खेतों में काम करते मिले, ज़्यादातर उसमें उत्तर प्रदेश और हमने सब रिकॉर्ड किया, वो बिहार के हैं। और पंजाब में कोई खेतों में काम करने के लिए पंजाब का आदमी नहीं मिला, जो काम करता हुआ मिले। कम, मतलब इस क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में होंगे, लोगों ने बताया कि ये जो दोआब का क्षेत्र है, ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो अब ये अलग-अलग स्तर के यथार्थ से भी हम परिचित हो रहे हैं। जालौन का यथार्थ कुछ और है, बिहार का यथार्थ कुछ और है, पंजाब का यथार्थ कुछ और है। ये जो अभी झारखंड में हमारे जो यात्रा निकली, उसका यथार्थ कुछ और है, आदिवासी क्षेत्र का, अंचल का। अभी जो डूब के इलाके में जहाँ विदा पाटकर भी थी मध्य प्रदेश के यात्रा में, बड़वानी और दूसरी जगहों पे, वहाँ का यथार्थ कुछ और है। तो इस तरह से हम देश के एक अलग-अलग हिस्से के यथार्थ से भी परिचित हो रहे हैं, अलग-अलग संस्कृतियों से परिचित हो रहे हैं, और इस बार हमारी कोशिश ये है कि उसको हम संग्रहित भी कर रहे हैं, उसको कलेक्ट भी कर रहे हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने की कोशिश है। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने अपनी इस यात्रा के लिए जो चुना, कबीरदास जी को, जो बनारस से आवाज़ उठाए हैं कि ताचड़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए, दोनों समुदायों को, सबको खड़ा होकर के खड़ी आदमी अ, अम, अम, अपना जो लिए लुकाखी हाथ, जो घर जा रहे आपनु, चले हमारे साथ, एक वो संदेश दिया करता था। और एक वो सीधे-सीधे कहते थे कि पोथी-पोथी जगमुआ, पोथी पढ़-पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। और आज की तारीख में बंचा ठाट पढ़ करके बनारस से ही लोग रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के पैमाने पर विश्व गुरु अपने आप को घोषित कर दिए हैं। लेकिन जो उनकी दूसरी लाइन है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आवश्यकता है आज देश को उस प्रेम की भाषा पढ़ने की, उस मोहब्बत की भाषा पढ़ने की, और उस मोहब्बत की भाषा के साथ कदम ताल करते हुए आप लोगों ने जो यात्रा निकाली पूरे देश के पैमाने पर, और ये जाहिर सी बात है कि दुनिया के पैमाने पर ये तो आवाज जानी चाहिए। प्रेम की भाषा सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे आत्मीय भाषा है और सबसे आवश्यक भाषा है। प्रेम की भाषा से ही ये मानव का पूरा विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, दुनिया का विकास हो सकता है, और यही एकमात्र दवा है, उपचार है, सारे मर्ज की एक दवा है, प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा बोलिए। तो ये आने वाले दिनों में अपने 2024 में, हालाँकि लोग तो पोथी-पोथी अपना पोथी पढ़-पढ़ के, बंचा ठाठी पढ़ कर के उन लोगों ने पूरा दिखाने की कोशिश करी दुनिया को कि ये कहाँ है, और पूरे भारत, और जो बनारस से रोशनी जा रही है, तो आप लोगों ने जो ये रास्ता चुना है, प्रेम के पथ पर चलते रहने का, इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और 2024 में हम सब लोग इसी प्रेम के पथ पर आगे बढ़ सकें, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम शुरुआत करेंगे। ये जो नया सूरज निकला है आज, नए वर्ष का सूरज जो निकला है, हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल के, पिछले दिनों के कुहासे को काटता हुआ यह सूरज, लाल-लाल सूरज हमारे सिर पर आएगा, चमकेगा, हमारे देश को प्रकाशित करेगा, हमारे जनजीवन को प्रकाशित करेगा, हमारे खेत खलिहानों को प्रकाशित करेगा, हमारे खेत खलिहानों में और भारत की जनता में ऊर्जा भर देगा, ऊर्जा का संचार करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप सब लोगों से विदा नहीं लेते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं नए साल का। बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना राकेश बेदा जी, और बहुजन संवाद की ओर बहुत से बधाई। बहुत-बहुत बधाई, आप बहुत-बहुत सबको भी शुभकामना बहुजन पूरे संवाद के देशवासियों को। संचालकों को, संपादकों को